हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है इंडिया के अंदर जितनी भी लिस्टेड स्पेस में रिटेल कंपनीज़ है उन सब का जो है वो डिस्कशन करेंगे। पहले जो है हम कुछ ये वीडियो के अंदर 5-6 कंपनीज़ का जो है वो टोटल डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपका ट्रेंड हो गया, बाजार स्टाइल हो गया, वी टू रिटेल हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया, आदित्य बिरला फैशन हो गया, और फिर इसके साथ साथ वी मार्ट जैसे कुछ कंपनीज़ है, और दूसरी बहुत जो थोड़ी बहुत रिटेल कंपनीज़ बचेगी उनका भी जो है ये वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कशन कर लेंगे। अब ये वीडियो का एम क्या रहेगा पहले वो समझ लो। ये वीडियो का एम यही है कि भाई आपको पूरा कंप्लीटली हर एक रिटेल स्पेस के अंदर जो कंपनी है उसका वैल्यू चेन समझाया जाए, उसका बिजनेस मॉडल समझाया जाए। अभी कंपनी के अंदर करंटली क्या चल रहा है, कंपनी करंटली करती क्या है, किस तरीके से पैसे कमाती है, और अभी उस कंपनी की करंट कंडीशन क्या है, कंपनी के कॉन कॉल्स के अंदर कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, और आगे कंपनी के किस तरीके के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है, गाइडेंस जो है मैनेजमेंट ने दे के रखी है, हम पूरी चीज़ें समझ लेंगे ताकि हमें जो है समझ जाए हम जो है जितनी भी रिटेल कंपनीज़ है उनके अंदर से जो सबसे बेस्ट कंपनीज़ है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज़ है, जो हमें मैक्सिमम रिटर्न्स दे सकती है आगे कुछ थोड़े बहुत सालों में, उन कंपनीज़ को जो है हम फाइनली पिकआउट करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो और समझेंगे कि भाई कौन सी कंपनी जो है वो बेटर है। अब इसके लिए पहले तो है हमें रिटेल इंडस्ट्री का साइज़ वगैरह समझना पड़ेगा, रिटेल इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ कैसे चल रही है वो भी समझनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें जो है जितनी मैंने अब जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ है रिटेल स्पेस के अंदर मैंने सबका कॉन कॉल पढ़ा, और बहुत सारी चीज़ें जो है जो कि बहुत सारे कंपनीज़ के अंदर उल्टी फुल्टी चल रही है। ट्रेंड्स जो पहले कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा था उसके अंदर चेंजेस देखने मिल रहे हैं, और हर चीज़ जो पहले कोट करी गई थी उसके अंदर चेंजेस देखने मिल रहा है, और अभी जो है पूरा डिफरेंट डिमांड सिनेरियो जाकर जो है वो बन रहा है। तो पहले अगर हम इंडिया के रिटेल इंडस्ट्री की बात करें तो भाई इंडिया का जो रिटेल मार्केट है वो 2027 तक जो है वो $1 ट्रिलियन तक का पहुंच जाएगा, और 2032 तक जो है वो $2 ट्रिलियन के आसपास जो है वो चले जाएगा। अभी इंडियन रिटेल मार्केट के अंदर 25% कैगर की जो है वो ग्रोथ रेट देखने मिल रही है। अब इंडियन रिटेल मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम जो सेल्स होती है वो आपके अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से होती है, और हमारे जो लिस्टेड प्लेयर्स है वो सारे जो है ऑर्गेनाइज सेगमेंट के अंदर रिटेल्स के अंदर सेल करते हैं। अभी इंडिया के अंदर कुछ मैक्सिमम सेल्स वही अनऑर्गेनाइज से होती है। अभी अगर हम देखें तो कुछ 40% के आसपास चले जाएगा आगे कुछ टाइम में, कि भाई 40% जो है ऑर्गेनाइज करेंगे और अनऑर्गेनाइज जो है 60% को जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इससे जो है टाइम लगेगा, 2030 2027 के आसपास होगा। अब भी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भी अनऑर्गेनाइज रिटेल मार्केट है वही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है अभी भी इंडियन रिटेल मार्केट को। और अगर आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड का सब पूरे वर्ल्ड का जो है वो रिटेल मार्केट देखोगे तो इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट पोजीशन पे जो है वो स्टैंड करता है जितने भी रिटेल मार्केट्स है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो ये एक और चीज़ है, अभी भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है रिटेल का ग्रो करने का, और रिटेल का जो इंडस्ट्री है वो 25% के अगर पे ग्रो करेगा। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो भाई अनऑर्गेनाइज सेगमेंट के अंदर मैक्सिमम रिटेल जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो भाई ऑर्गेनाइज्ड के अंदर ये शिफ्ट हो जाता है, तो हमारे जो लिस्टेड स्पेस है ना उनको अच्छा खासा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकता है। और अभी उनके नंबर्स भी वो जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं भाई अच्छे खासे रिपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेंड्स भी शिफ्ट हो रहे हैं। अब जैसे कि पहले जो है प्रीमियमाइजेशन पे फोकस किया जा रहा था, अभी जो है करंटली अभी के फेज ऑफ टाइम पे तो वैल्यू रिटेल कंपनीज जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी भी कोई कोई कंपनीज का मैनेजमेंट बोलता है कि भाई प्रीमियमाइजेशन वाली कंपनीज जो है अच्छा परफॉर्म करेगी। लग्जरी रिटेल मार्केट जो है इंडिया के अंदर वो भी इंक्रीज होते जा रहा है, और आपको पता ही है कि इंडियन इकोनॉमी भी कितना फास्ट ग्रो कर रही है। 7-8% तो जीडीपी का ही ग्रोथ रेट है, 7.2% होने वाला था इस साल। तो अगर हम देखें तो इंडिया के जीडीपी को रिटेल इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% के आसपास है। आपका शेयर इन इंडियन एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखोगे तो 8% के आसपास है। ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है 2022 से लेकर 2032 तक जो है वो 10% कैगर की ग्रोथ रेट है, और अभी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का जो शेयर है पूरे मार्केट के अंदर वो 12% है। वो 2032 तक हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि कुछ 40% के आसपास चले जाएगा। ये भी डेटा बैक्ड ही है ये चीज़। अब चीज़ क्या है कि इंडिया के अंदर जो है, जैसे आप बाकी कंट्रीज़ के अंदर देखोगे, जैसे कि यूएस के अंदर देखोगे या फिर यूरोप के अंदर देखोगे, यूरोपियन कंट्रीज़ चेक करोगे तो भाई वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का जो पेनिट्रेशन है वो अच्छा खासा है। वहाँ इतना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड का ट्रेंड नहीं है। वो चीज़ हमें देखने मिल रही है कि भाई इंडिया के अंदर भी देखने मिलना पॉसिबल है हमें, और अभी जो है हमें शिफ्ट के अंदर चीज़ें शिफ्ट होती हुई दिख रही है। जैसे कि आप ज्वेलरी मार्केट देखोगे इंडिया का, तो पहले इंडिया का जो ज्वेलरी मार्केट है वो भी आपका अनऑर्गेनाइज सेगमेंट के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ थी, और अभी जो है चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज सेगमेंट की तरफ शिफ्ट हो रही है। पहले जो है 10% कंट्रीब्यूट करता था ज्वेलरी मार्केट। अगर आप कोई भी कंपनी स्कैनर पे जाके कल्याण वगैरह का इन्वेस्टर पीपीटी भी पढ़ लोगे तो भाई आपको जो है वो आइडिया लग जाएगा। तो पहले जो है 10% के आसपास ही था, और आज के डेट पे अगर आप देखोगे तो 40% के आसपास जो है
वो आपका ऑर्गेनाइज मार्केट जो है वो जा चुका है और अनऑर्गेनाइज मार्केट जो है वो 60% के आसपास है। हमें जो है चेंज इन शिफ्ट इन द पैरामीटर्स दिख रहा है, आप ये चीज़ जो है वो नोटिस कर सकते हो। यही सेम चीज़ जो है आपकी बाकी रिटेल कंपनीज़ के अंदर हो रही है। पहले जो है हम इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड स्पेस के अंदर जायंट रिटेल कंपनी की बात करेंगे, डीमार्ट की बात हम इस वीडियो के एंड में करेंगे। पहले जो है हम अपैरल रिटेल इंडस्ट्री की अपैरल रिटेल कंपनीज जो है उनको ही फोकस कर कर रखेंगे इस वीडियो के अंदर, और फिर जो आपकी दूसरी रिटेल कंपनीज है उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। अब अपैरल स्पेस के अंदर ट्रेंड ने अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम रिटर्न दी है पिछले एक साल के अंदर 154% रिटर्न। पिछले 3 साल का जो कैगर लोगे अगर आप ट्रेंड के रिटर्न का, तो भाई 56% रिटर्न है। बहुत अच्छे खासे नंबर्स है ये। 56% भाई 76% का रिटर्न देखने मिल रहा है हमें ट्रेंड के अंदर, जो कि बहुत अच्छे खासे और डिसेंट नंबर्स है। और अगर आप देखोगे तो ट्रेंड ने पिछले एक साल के अंदर ही भाई 154% का रिटर्न दे दिया। ट्रेंड का स्टॉक प्राइस जो है इतना कंटिन्यूसली इंक्रीज क्यों हुआ, अगर आप ये सोच रहे रहोगे तो भाई ट्रेंड जो है वो ग्रोथ भी इतनी दे रहा था। अगर किसी को पता नहीं है कि भाई ट्रेंड के अंदर कौन से ब्रांड्स आते हैं, तो अगर आप ट्रेंड के ब्रांड्स देखोगे तो ट्रेंड के अंदर वेस्ट साइड, जूडियो, आपका स्टार बाज़ार, इस टाइप के जो ब्रांड्स है वो आते हैं। और आपकी ट्रेंड की जो मैक्सिमम सेल्स वो जो है वो जूडियो से आती है। जूडियो के स्टोर्स भी जो है जिस तरीके से ट्रेंड कुछ 40% के कैगर के रेट पे जो है वो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते जा रहा है। अगर हम Q2 ओवर Q2 की बात करें 24-25 का, तो जूडियो के जो स्टोर्स है वो 40% ईयर ऑन ईयर के लेवल पे जो है वो इंप्रूव हुए। ट्रेंड का रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो जूडियो जो है ट्रेंड के लिए जो है वो गेम चेंजर था। अब जूडियो की वजह से ट्रेंड की जो है मैक्सिमम सेल आ रही थी। पहले ट्रेंड जो है अपने रेवेन्यूज़ कुछ 40-50% के कैगर पे जो है अपने रेवेन्यूज़ ग्रो कर रहा था। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड को 2022 से ट्रैक करते हो तो भाई 65%, 53%, और वहाँ से जाके अभी ट्रेंड के अंदर प्रॉब्लम क्या हो चुका था कि ये इतना फास्ट ग्रो कर रहा था तो मार्केट इसे वैल्यूएशन भी उसी टाइप की दे रहा था, एकदम हैवी वैल्यूएशन मिल रही थी ट्रेंड को। ट्रेंड का पी जो है वो जाकर सीधा 232-233 के लेवल पे जाकर पहुंच चुका था। बट चीज़ क्या हो गई कि अभी Q2 FY25 के अंदर ट्रेंड ने जो है अच्छी खासी ग्रोथ नंबर्स दिए। मतलब एज यू कंपेयर टू अदर स्मॉलर प्लेयर्स, ट्रेंड अभी भी बीइंग द लार्जेस्ट प्लेयर बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से पूरे रिटेल स्पेस के अंदर सेकंड नंबर पे आती है कंपनी। तो सेकंड नंबर पे अगर आप इस ट्रेंड को देखोगे तो भाई 40% का ग्रोथ दे रहा है, तो नॉट अ बैड नंबर। बट पी इतना ज़्यादा करेक्ट हो गया, स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा करेक्ट हो गया क्योंकि मार्केट को जो है ग्रोथ ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी ट्रेंड से। अब जैसे कि अगर हम ट्रेंड की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस कितना था ट्रेंड के ग्रोथ रेट से कि भाई ट्रेंड जो है 50% के ऊपर ही ग्रो करेगा, उससे नीचे जो है ग्रो नहीं करेगा। बट ट्रेंड ने अभी दे दिए 40% के ग्रोथ नंबर्स। एक्सपेक्टेशन हर्ट हो गई, तो ट्रेंड को जिस तरीके का हैवी वैल्यूएशन देखने मिल रहा था तो वो जो है उसके अंदर हमें जो है वो चेंजेस देखने मिले, और पी जो है सीधा 233 से अभी जो है 169 के लेवल पे आ चुका है। अभी भी ट्रेंड जो है ओवर वैल्यूड पोजीशन पे। ऑब्वियसली ट्रेंड के अंदर जो है हमें थोड़ा बहुत प्राइस चेंजेस तो देखने मिलना ही था, क्योंकि भाई अगर आप ग्रोथ रेट दे रहे हो उस कंपनी को इतना ज़्यादा और वो कंपनी जो है उस ग्रोथ रेट पे परफॉर्म नहीं कर रही है, तो भाई आपके स्टॉक के अंदर प्राइस के अंदर करेक्शन तो देखने मिलेगा ही। क्योंकि एट द एंड जितनी भी चीज़ें होती है जो कि आपका स्टॉक प्राइस ड्राइव करती है, वो हर चीज़ जो है आपके अर्निंग्स ग्रोथ पे डिपेंड करती है। आपकी जितनी ज़्यादा अर्निंग्स ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा आपका स्टॉक भागेगा। ट्रेंड के केस में भाई यही था। लेकिन अब देखो, पहले जो है ट्रेंड की बिल्कुल ग्रोथ नहीं थी, सेल्स ग्रोथ बिल्कुल नहीं आ रही थी। 2022 से जो है ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई। उसके पहले इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है हमें देखने नहीं मिल रही थी। फिर अभी जैसे ही ग्रोथ आ गई स्टॉक प्राइस एकदम से भाग गया, और अभी ग्रोथ स्लो डाउन हो गई, स्टॉक प्राइस एकदम से जो है वो गिरने लग गया। बट अभी जो है थोड़ा बहुत मुझे पर्सनली लगता है कि ट्रेंड जो है ये ग्रोथ सस्टेन करेगा 40% की। मैंने जो है ट्रेंड के ऊपर एक और वीडियो बनाकर रखा है, कवर करके रखा है, पूरा ट्रेंड का बिजनेस मॉडल वगैरह कवर किया है। कॉनकॉल ऐसे तो कॉनकॉल ट्रेंड कुछ करता वगैरह है नहीं, बट उसके क्रेडिट रिपोर्ट्स वगैरह भी कवर किया, और इसके साथ साथ ट्रेंड का जो है एक वैल्यूएशन चार्ट भी बनाकर रखा था, वो भी जो है वो चेकआउट कर लेना। उस वीडियो के अंदर वो ऐड करके रखा है मैंने, जिसमें हमने जो है ट्रेंड का फ्यूचर प्राइस जो है वो फोकस किया था। बट प्रॉब्लम क्या हो गया पता है, कि ट्रेंड की जो ग्रोथ रेट है जो हमने अज्यूम की थी भाई उसके अंदर जो है थोड़े बहुत चेंजेस देखने मिल रहे हैं हमें। अब ट्रेंड के थोड़े ओके नंबर थे, इसलिए स्टॉक प्राइस जो है वो करेक्ट हो चुका है आज के डेट पे आके। फिर उसके बाद जो सेकंड कंपनी जो कि फास्टेस्ट पेस पे ग्रो कर रही है वो है V2 रिटेल। अब V2 रिटेल और बाजार स्टाइल दो कंपनीज है जो कि रिटेल स्पेस के अंदर अपैरल स्पेस की बात कर रहा हूँ, फास्टेस्ट पेस पे ग्रो कर रही है। नंबर 1 पे रैंक करूंगा मेन कंपनीज को इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अब चीज़ क्या हो रही है मैं वो बता देता हूँ। पहले V2 की बात करते हैं, फिर बाजार स्टाइल की बात करेंगे। कॉनकॉल के इनसाइट्स भी लेंगे दोनों के, कि भाई हर कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कॉनकॉल के अंदर बोला क्या है। V2 की बात करते हैं, हैवी पी दिया जा रहा है,
अब अगर आप स्टॉक देखोगे तो V2 को जो है अच्छा खासा कुछ 96 का पी जो है वो मार्केट अभी दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई, कुछ रीज़न तो होगा ही इतना हाई पी देने के लिए। V2 की ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर V2 अपनी सेल्स को जो है 33, 34, 35% के आसपास जो है ग्रो कर रहा है। चलो ठीक है, माना। अगर आप उसके बाद देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर्स, ईयर ऑन ईयर अगर हम नंबर्स कंपेयर करें क्वार्टर के, अगर Q2 के कंपेयर कर लो, Q3 के कंपेयर कर लो, तो उसके अंदर आप एक चीज़ देखोगे कि भाई 64% का ग्रोथ नंबर दिया है इस क्वार्टर में Q2 ओवर Q2। अगर हम FY24 और 25 को कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में Q1 के अंदर भले ही ग्रोथ जो है वो म्यूटेड होती है Q1 के अंदर एज कम्पेयर टू, मतलब Q2 में तो ऑब्वियसली म्यूटेड होती है, बट Q1 के अंदर भी ओके ओके सी ग्रोथ होती है। कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर बताया था, वहाँ पे भी 57% का ग्रोथ रेट दिया है। अब V2 जो है अगर आप देखोगे तो भाई ट्रेंड से थोड़ा फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा है, इसलिए V2 जो है इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टॉक बन रहा है। लोग जो है V2 की तरफ जो है आज के डेट पे आकर जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब V2 करता क्या है, किसी को V2 का अगर बिजनेस मॉडल नहीं पता है तो पहले हम वो समझ लेते हैं। V2 कुछ नहीं, V2 भी जो है आपका एक रिटेलर है, आपका अपैरल स्पेस के अंदर ये जो है वो रिटेल करता है। और V2 का कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें अगर मैं बताऊँ तो V2 जो है पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, फिर V2 जो है टर्न अराउंड स्टोरी बन गई। V2 जो है अभी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। अभी भी Q2 के अंदर कंपनी ने जो है वो लॉस रिपोर्ट किया है, इसलिए इसका कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल रहा है हमें। अगर आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस के अंदर करेक्शन देखने मिल रहा है, क्योंकि Q2 के अंदर कंपनी के मैनेजमेंट ने लॉस रिपोर्ट किया। बट कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया था कि हम जो हमारी कंपनी है वो एबिटा पॉजिटिव रखेंगे चारों क्वार्टर्स। अब यही चीज़ हो रहा है चारों क्वार्टर्स। अगर आप देखोगे भाई V2 का अभी तो 2 ही क्वार्टर हुआ है, बट कंपनी का जो मैनेजमेंट है उस हिसाब से कंपनी जो है एबिटा पॉजिटिव है, जो कि प्रॉब्लम नहीं है V2 के केस में। गाइडेंस तो यही था। अब ऑब्वियसली लॉस जो है वो देखना ही पड़ा था, क्योंकि V2 जो है वो पहले लॉसेस जनरेट कर रही थी। तो अब कंपनी जो है धीरे धीरे अपने ऑपरेशंस वगैरह ठीक कर रही है, धीरे धीरे अब ग्रोथ आनी भी चालू हो गई है कंपनी के अंदर। तो थोड़ा एक क्वार्टर Q2 वाला जो क्वार्टर होता है वो सबसे सबड्यूड क्वार्टर होता है, रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है। अब बीच में जो है प्रॉब्लम होनी स्टार्ट भी हो गई, थोड़ा इलेक्शन का भी इधर उधर छोड़ा जो है वो हो गया। V2 के 2 स्टोर्स थे, वो भी उन्हें जो है वो बंद करने पड़े। एक के इसमें डिमांड नहीं आ रही थी ऑब्वियसली, जितने 100 स्टोर्स ओपन करते तो 100 में से कुछ 2 से 3 से 4 स्टोर मैक्सिमम तक इन्हें क्लोज करने ही पड़ते। डिमांड का कुछ इशू हो जाता है या स्टोर को रीलोकेट कर देते हैं, ऐसा कुछ जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो V2 के साथ चलती रहती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो Q2 के अंदर लॉस रिपोर्ट करा, जो कि एक एकदम बहुत मतलब शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली Q2 के अंदर, हर Q2 के अंदर कंपनी की जो डिमांड है वो म्यूटेड होती है, मार्जिन के अंदर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, तो लॉस तो भाई रिपोर्ट करना ही था कंपनी को। Q2 के अंदर रिपोर्ट किया। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या देकर रखा है कि अगले 4 क्वार्टर, मतलब FY25 के जो भी 4 क्वार्टर, FY26 के फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो अपने जितने भी आपके नेट प्रॉफिट वगैरह है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो पॉजिटिव रिपोर्ट करेगा। मतलब जैसे अभी एबिटा पॉजिटिव था, उस तरीके से V2 रिटेल का मैनेजमेंट जो है वो आपका PAT पॉजिटिव रिपोर्ट करेगा, जो कि कंपनी के लिए और पॉजिटिव बात हो जाती है। तो अगले क्वार्टर हम Q2 के अंदर अज्यूम कर सकते हैं कि भाई V2 रिटेल का जो मैनेजमेंट है वो पॉजिटिव नंबर्स लेकर आएगा V2 के अंदर Q2 में। फिर उसके बाद बात करें तो V2 जो है बहुत फास्ट पेस पे भी ग्रो कर रहा है। स्टोर्स वगैरह भी ये कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली ऐड करते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर देखोगे V2 का, अब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर होता है अगर आप रिटेल कंपनी को ट्रैक कर रहे हो। ट्रेंड जो है अपना नंबर देता नहीं है, ऊपर से ट्रेंड का ये प्रॉब्लम है कि भाई सेगमेंट वाइज जो डेटा है वो ट्रेंड देता नहीं है। ये एक ट्रांसपेरेंसी का इशू है, कॉन कॉल वगैरह करता नहीं है, तो ट्रेंड के केस में जो है हमें समझ में नहीं आता है। बट अगर आप V2 का देखोगे तो SSG जिसकी हम बात कर रहे थे वो 34% के आसपास है। कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया था, 20%। नंबर कितना आ रहा है, 34%। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर हो रहा है यहाँ, इसलिए जो है स्टॉक प्राइस के अंदर हमें इतना ज़्यादा इंक्रीज देखने मिल रहा है और कंपनी भी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। V2 के मैनेजमेंट ने ग्रोथ रेट कितना गाइडेंस दिया था, आई थिंक रेवेन्यू का ग्रोथ रेट इन्होंने दिया था 30 to 35%। ग्रो कितने पे किया, 65%। 43% का जो है वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला हमें Q2 FY25 के अंदर। अब V2 के स्पेशलाइजिंग बात क्या है पता है, कि इसका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, अगर आप बोलोगे कि भाई V2 को जो है वो जूडियो से कंपटीशन मिल रहा है, जूडियो और V2 वैल्यू अपैरल सेल करते हैं, तो V2 को जो है वो प्रॉब्लम देखने मिलेगा ना जूडियो से। जहाँ V2 का स्टोर है वहाँ जूडियो का स्टोर लाके खोल देगी ट्रेंड और फिर V2 को तो खत्म कर देगी। ऐसा नहीं है। अगर आप V2 के केस में देखोगे तो इसका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो अगर आप जूडियो के एवरेज सेलिंग प्राइस से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब 269 का इनका एवरेज सेलिंग प्राइस है, जूडियो का इससे कंपैरेटिवली डबल या उससे थोड़ा ज़्यादा है।
या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है ज़ूडियो का, बट V2 से तो बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो V2 ASP पे खेलता है कि इनका एवरेज सेलिंग प्राइस भी कम है, इनकी बिलिंग वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो ज़ूडियो से थोड़ी कम है, तो इसलिए V2 जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखोगे तो V2 की अगर आप डिवीजन वाइज सेल देखोगे तो मेंस वेयर से कुछ 40% के आसपास आती है, लेडीज़ वेयर से 29% की आती है, किड्स से जो है वो 22% की आती है। अब ज़ूडियो के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो किड्स वेयर वाला जो सेगमेंट है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि किड्स वेयर पे वो जो है वो फोकस भी नहीं करते। V2 पूरा उल्टा है, V2 जो है किड्स वेयर पे भी फोकस कर रहा है, हर सेगमेंट पे फोकस कर रहा है, इसलिए जो है V2 के अंदर हमें ग्रोथ भी देखने मिल रही है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब सब लोग बोल रहे हैं, अब जैसे कि अगर आप दूसरी कंपनीज़ की बात करोगे तो बाकी रिटेल कंपनीज़ क्या बोलती है कि भाई डिमांड जो है वो पेनिट्रेटेड है, हमें जो है एक काम करते हैं, पूरा एक बार V2 का सिनेरियो समझ लेते हैं और फिर उसके बाद जो है डिमांड सिनेरियो की बात करेंगे। हम खुद ही देखेंगे कि भाई कंपनीज अपने कॉल के अंदर कितना ज़्यादा एक में एक को अपने ही इंडस्ट्री के बारे में कितना ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करती है। अगर आप देखोगे भाई तो V2 की बात करते हैं, V2 का सुपर रेवेन्यू ग्रोथ, सुपर पैड ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज में मिल रहा है, लॉसेस अभी भी है Q2 के अंदर, नॉट अ बिग डील। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो चलो V2 के कॉन कॉल के अंदर कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या क्या बोला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉन कॉल के अंदर कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि Q1 और Q3 जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, क्योंकि Q3 के अंदर जो है आपके फेस्टिवल्स वगैरह आते रहते हैं, तो Q3 के अंदर सेल्स भी ज़्यादा होती है। Q2 की जो ग्रोथ है वो थोड़ी ऐसे सबड्यूड रहती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और फिर उसके बाद बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि हम जो है सेकेंड हाफ में 40 स्टोर्स ऐड करेंगे, और इनका जो एड्रेसेबल मार्केट है अगर आप देखोगे तो 80% ऑफ इंडिया बॉटम ऑफ द पिरामिड कवर करते हैं, जिनकी एवरेज इनकम अगर आप देखोगे तो भाई 10 से 80 हज़ार के बीच में अगर आप देखोगे तो ये इनकम वाले लोगों को जो है वो कवर करते हैं, जहाँ से इन्हें जो है मैक्सिमम वॉल्यूम सेल देखने मिल रही है। इसलिए V2 के जो स्टोर्स है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सेल्स के अंदर इतना ज़्यादा इंक्रीज देखने मिल रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो भाई V2 के स्टोर्स जो है बहुत जगह पे कंपनी के मैनेजमेंट ने स्ट्रेस आउट किया है कि जहाँ जहाँ V2 का स्टोर है और जहाँ उसके पास में ही ज़ूडियो का स्टोर है, बट V2 के स्टोर की जो सेल्स ग्रोथ है वो कैनिबलाइज नहीं हुई है। कैनिबलाइज मतलब किसी और के स्टोर की वजह से आपके खुद के ही प्रोडक्ट या कोई स्टोर की वजह से आपकी सेल्स कम होना, तो ये V2 को देखने नहीं मिला। ये एक और V2 के केस में एक और पॉजिटिव बात चल जाती है। फिर अगर आप ट्रेंड वगैरह के हिसाब से देखोगे तो V2 का मार्कअप वगैरह भी कम है। अब V2 जो है अपने असॉर्टमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। अगर आप रिटेल कंपनी चला रहे हो तो ऑब्वियसली आपको असॉर्टमेंट पे, आपके स्टोर्स के अंदर आप क्या आइटम्स रखते हो, कहाँ रखते हो, उस पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो V2 ने क्या कर रखा है, इन्होंने जो है अब V2 के मैनेजमेंट ने बोला है कि आप सिर्फ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वगैरह लेके आ जाओगे, ये सब मैट्रिक्स वगैरह पे फोकस करोगे तो उससे आपकी सेल्स नहीं आनी है। बस आप स्टोर्स ओपन करोगे तो ठीक है, ऑब्वियसली आपका फुटफॉल्स वगैरह इंक्रीज हो रहा है। तो सारी कंपनीज अगर आप देखोगे तो V2 रिटेल हो गया, ट्रेंड हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया, या आपकी आदित्य बिरला फैशन हो गई, तो ये सारी कंपनीज क्या कर रही है, ये लोग जो है वो स्टोर ओपन करके रख रही है। अब स्टोर ओपन कर रही है तो कंपनी के केस में फुटफॉल्स इंक्रीज हो रही है, फुटफॉल्स इंक्रीज हो रही है तो सेल ज़्यादा हो रही है। यही मेन लॉजिक है स्टोर ओपन करने का। तो अगर आप देखोगे तो भाई V2 जो है अपने असॉर्टमेंट पे फोकस करता है, जहाँ बाकी रिटेल कंपनीज अपना प्राइवेट लेबल स्ट्रेस आउट करके दिखा रही है ना, V2 के मैनेजमेंट ने बोला है कि भाई प्राइवेट लेवल से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली वही है कि आप किस तरीके से आपके चीज़ों को असॉर्ट करके रखते हो और किस तरीके से वो जो है आपके स्टोर्स के अंदर सेल होती है। प्राइवेट लेवल जो है आपके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। आपके मार्जिन भले ही प्राइवेट लेवल से बढ़ जाते होंगे, बट इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। और फिर कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस देकर रखा है कि अगले क्वार्टर Q3 के अंदर कंपनी की जो है 35% के आसपास जो है अपनी सेल्स इंक्रीज करेगी। बट ऑब्वियसली V2 का मैनेजमेंट जितना मैंने देखा है कि भाई अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर तो चल ही रहा है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई Q3 का नंबर है, Q3 का क्वार्टर है, Q3 के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ Q3 के अंदर ही देखने मिलती है। तो चांसेस ये है कि अगले क्वार्टर के अंदर कंपनी जो है अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी रिपोर्ट करे और अच्छा खासा सेल्स नंबर भी रिपोर्ट करे। फिर उसके बाद बात करेंगे तो पैट, कंपनी के मैनेजमेंट ने पैट का गाइडेंस दिया है 60 to 65 करोड़ के आसपास का। तो उस हिसाब से अगर हम V2 का पीई अगर इवैल्यूएट करें तो भाई ये 96 का पीई नहीं है। ये जो पीई अगर हम फॉरवर्ड पीई देखें तो 61 के पीई के आसपास जो है वो जाकर चल जाता है, जो कि एक डिसेंट वैल्यूएशन है। 60% के आसपास जो कंपनी अपनी रेवेन्यूज़ ग्रो कर रही है उस हिसाब से तो पर्सनली देखा जाए तो डिसेंट वैल्यूएशन है। पीईजी कुछ 1 से थोड़ा ऊपर चल जाता है, बट 1.5 के जो है वो पीईजी जो है वो नीचे ही रहेगा। कंपनी का मैनेजमेंट जो है डेट नहीं लेगा। अभी जो भी एक्सपेंशन कर रहा है, स्टोर एक्सपेंशन वगैरह चल रहा है, उसके लिए जो है डेट बिल्कुल भी नहीं लेगा। जो भी फंडेड है इंटरनल एक्यूरल से फंडेड है। बैलेंस शीट पे आपको थोड़ा बहुत डेट दिख रहा होगा कंपनी के पास, बट ये डेट क्यों लेकर रखा है पता है, क्योंकि इन्हें जो है अपने रिसीवेबल्स वगैरह से पैसे चाहिए थे थोड़े बहुत, इन्हें पैसे बिल डिस्काउंटिंग वगैरह कर इन्हें जो है डेट दिखाना पड़ा बैलेंस शीट में। लेकिन ऐसे कंपनी ने डेट लेकर भी नहीं रखा है और कंपनी डेट लेने भी नहीं वाली है। जो भी आपका स्टोर फंडेड होगा, दूसरी चीज़ें जो फंडिंग होगी वो आपके इंटरनल एक्यूरल से होगी। कंपनी के पास पैसे है उतने वो सब करने के। और अगर आप कैश फ्लो देखोगे तो भाई कैश फ्लो V2 के केस में ऑब्वियसली आपको जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखेगी, बहुत ज़्यादा मतलब एवरेज से कैश फ्लो दिखेगा। आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो,
3,000 करोड़ की 4,000 करोड़ की जो है कंपनी है, और उससे आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? कंपनी ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करेगी, सेल्स लाएगी या कैश फ्लो लाएगी? सिर्फ कैश फ्लो देखते रह जाओगे तो भाई कुछ नहीं होना है, क्योंकि अगर आप कैश फ्लो देखना है आपको, तो आप एक काम करो, HUL जैसी कंपनीज़ के कैश फ्लोज देखो। वहाँ पे जो है कंपनीज़ के कैश फ्लोज भी बड़े अच्छे, बट चीज़ यही है कि ग्रोथ नहीं है। कैश फ्लो लेकर करोगे क्या जब आपकी कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं है? ये जो है सबसे बड़ा इशू है। तो सिर्फ कैश फ्लो पे फोकस मत करो, बाकी जो मैट्रिक्स होते हैं जैसे कि सेल्स ग्रोथ वगैरह, उसके ऊपर भी फोकस करो, EPS के ऊपर भी फोकस करो, कंपनी का डायरेक्शन देखो कि भाई किस डायरेक्शन में कंपनी चल रही है। ये कैश फ्लो वगैरह के स्टैटिक नंबर्स देखोगे ना, तो भाई आपके जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है, जो रिटर्न है, उस तरीके से स्टैटिक ही रहेंगे, कुछ नहीं होना है, कुछ फायदा नहीं होना है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई HUL होल्ड करना बेकार चीज़ है। HUL जो है 98% अपनी अर्निंग जो है वो DPR के फॉर्म में देता है, डिविडेंड पे आउट के हिसाब से देता है। तो HUL भी अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड्स वगैरह अच्छे देता है, बट ग्रोथ नहीं है। अगर आपको कैपिटल गेन जनरेट करना है, मतलब स्टॉक के प्राइस के अंदर हैवी प्राइस इंक्रीज देखना है, तो भाई आपको ग्रोथ वाली कंपनी सर्च करनी ही पड़ेगी। और अभी ये मार्केट के अंदर जिस तरीके से अभी मार्केट सिनेरियो चल रहा है, आपको अच्छी अर्निंग्स वाली कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रखना नेसेसरी है। और अगर आपको अर्निंग्स की डायरेक्शन देखनी है, तो भाई आप सीधा सिर्फ स्टैटिक अर्निंग्स का नंबर मत देखो, अर्निंग्स का डायरेक्शन देखो। जैसे कि पहले ट्रेंड 50% पे ग्रो कर रहा था, 65% पे ग्रो कर रहा था, अभी 40% पे आ गया। कल को V2 भी अच्छा परफॉर्म करना बंद कर देगा। तो सिर्फ स्टैटिक नंबर्स मत देखो, कंपनीज को जो है वो ट्रैक करते रहो। ट्रैक करते करते ही कंपनी का जो है वो पूरा आइडिया लगेगा किस क्वार्टर में क्या चल रहा है। जब आपको लग रहा है कि भाई कंपनी की कंडीशन जो है वो खराब होनी स्टार्ट हो गई है ट्रैकिंग करते करते, तो भाई आप जो है तब उस कंपनी को सीधा एग्जिट कर सकते हो। जब आपको लगता है कंडीशन अच्छी हो रही है, तो आप जो है वो एंटर कर सकते हो। तो इसकी वजह से आप जो है साइकिल्स के अंदर उस कंपनी के अंदर जो है वो उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो CCL नाम की कंपनी, अब कॉफ़ी के प्राइसेस क्या हो गए थे बीच में, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। तो CCL क्या करता है, कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी वगैरह सेल करता है। तो कॉफ़ी के प्राइसेस इतने इंक्रीज हो गए, तो लोगों ने क्या किया पता है, इनके क्लाइंट्स वगैरह ने, जैसे कि स्टारबक्स वगैरह भी इनके क्लाइंट है, तो इनके क्लाइंट्स वगैरह ने क्या किया कि इनसे कॉफ़ी परचेस करना ही कम कर दिया। क्योंकि जो लोग कैफ़े चलाते हैं वो बोलते थे कि भाई हम जो है कॉफ़ी अभी परचेस करके रखेंगे, और फिर बाद में प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज़ हो गया, तो हमें तो जो है वो लॉस देखने मिलेगा, इतने हमारे मार्जिन से एकदम कॉम्प्रेस हो जाएंगे। तो उस हिसाब से CCL के केस में भी अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर एकदम अच्छा खासा फॉल देखने मिला, और स्टॉक ने जो है वो परफॉर्म करना बंद कर दिया। मतलब ट्रैकिंग करनी पड़ती है। पहले जो है CCL जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अभी कुछ टाइम से जो है CCL की ग्रोथ रेट जो है एकदम लाइक मैच्ड अप हो चुकी है। और ये रीज़न होता है कि आपको बिजनेस जो है वो क्यों ट्रैक करना चाहिए। तो V2 के मैनेजमेंट ने गाइडेंस देकर रखा है कि हम कुछ 30 to 50% के बीच में हमारी सेल जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करते रहेंगे इस साल के बाद भी। तो वो देखा जाएगा। V2 अभी के हिसाब से तो अट्रैक्टिव कंपनी लगती है। अब V2 की तरह एक और कंपनी है बाजार स्टाइल। बाजार स्टाइल भी छोटी कंपनी है। अब ये छोटी कंपनीज होती है, स्मॉल कैप कंपनीज होती है, इनके अंदर रिस्क भी उतना ज़्यादा होता है। हम सोचते हैं ना कि भाई ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, भाई बहुत सारे केसेस में बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज लिस्टेड स्पेस में भी है कि भाई आपको जो है वहाँ रिटर्न नहीं मिलेगा। क्यों? कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ नहीं हो रही है। जहाँ आपको लग रहा है कि भाई अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है, कंपनी जो है जेन्युइनली बिजनेस अपना ग्रो कर रही है, तो वहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। नहीं तो भाई ये सब स्मॉल कैप कंपनीज, मतलब आपकी माइक्रो कैप SMEs वगैरह कंसिडर मत करो, क्योंकि आप फंस भी सकते हो उस केस में। तो भाई ये जो है ध्यान से देख कर करना पड़ता है, आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने बाजार स्टाइल में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये जो कंपनी है 65% के ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रही है, आप यहाँ इन्वेस्ट करके रखते हो, बोलते हो कि भाई बाजार स्टाइल जो है मेरी लॉन्ग टर्म बेट है, लॉन्ग टर्म ग्रो करता रहेगा। कल को बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है और कंपनी जो है वो ग्रो करना बंद कर देती है, तब आप क्या करोगे? तब तो ये स्टॉक जो है वो 315 से हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि भाई एकदम नीचे चले गया, 200 के लेवल पे चले गया, 100 के लेवल पे चले गया, तब आप क्या करोगे? बैठे रहोगे बाजार स्टाइल पकड़ के लॉस लेकर? तो यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको जो है वो ध्यान रखनी पड़ती है। फिर उसके बाद बात करें तो गाइडेंस जो है कंपनी ने दे के रखा है FY25 के अंदर ये लोग जो है टोटल 35 स्टोर्स के आसपास 35 स्टोर्स के आसपास जो है वो ओपन करेंगे। अब बाजार स्टाइल भी जो है आपकी अपैरल बेस्ड कंपनी है। जिस तरीके से आपका V2 है उस तरीके से आपका बाजार स्टाइल है। अगर आप देखोगे तो Q2 FY24 और 25 के अंदर अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो स्टोर काउंट के अंदर 28% का ग्रोथ देखने मिला है। और अभी SSG अभी भी V2 का सबसे अच्छा है। रिटेल स्पेस के अंदर आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है, ये मेट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसे ट्रैक करते रहना पड़ता है। V2 के केस में अभी भी वो कुछ 30-35% के आसपास है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस देकर रखा है कि हम जो है वो 20% के आसपास तो SSG जो है वो रखेंगे। और जस्ट इन केस पिछले कॉन कॉल के अंदर Q1 के अंदर V2 के मैनेजमेंट ने बताया था कि अगर वो SSG जो है इनका कम भी हो जाता है, 12 डबल डिजिट्स भी रहता है, मतलब 12% के आसपास भी आ जाता है, तो भी V2 को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता रहेगा। और ऑपरेटिंग लेवरेज अगर आपके कंपनी को मिल रहा है तो आपको पता है कि वो आपकी कंपनी के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। आपके रेवेन्यूज से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका EPS बहुत ज़्यादा फास्टर पेस पे ग्रो करेगा ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर। तो उस तरीके से आपका EPS फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा है तो आपका स्टॉक प्राइस भी वही पेस पे ग्रो करेगा। तो V2 के मैनेजमेंट ने ये बोला था।
तो अगर हम फिर से बाजार स्टाइल की बात करें तो इनके जो बिल्स है वो 57% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ देखने मिला है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के अंदर भी इंप्रूवमेंट आया, 15-20% का सेल्स ग्रोथ है इनका भी, और सेल्स पर स्क्वायर फीट भी जो है वो 38% ईयर ऑन ईयर है। अगर मैं बाजार स्टाइल और वी2 को जो है वो प्रॉपरली कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि सेम पेस पे ग्रो कर रही है, सेम टाइप की कंपनी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम कंपैरिजन करें तो भाई सेम वी2 के केस में नंबर इन्होंने दिया है अभी, स्टोर सेल्स ग्रोथ मतलब सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है अभी कुछ 1000 के आसपास है वी2 के अंदर। बाजार स्टाइल के अंदर वो चीज़ अगर आप देखोगे तो अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो आपको जो है उसका भी नंबर मिल जाएगा। वी2 के मैनेजमेंट ने गाइडेंस देकर रखा है कि वो जो है उनका अगर 1200 का नंबर टच हो जाता है तो वो उनके लिए गोल्डन नंबर हो जाता है, जहां वो सोच सकते हैं कि भाई आगे इक्विटी रेस करना है या डेट रेस करना है। अभी 1000 के आसपास है, इसके पहले तो नंबर जो है वो बहुत कम था। तो उन्होंने जो अपना सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे इंक्रीज़ किया, मतलब जितने फास्ट पेस पे रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे थे उतने फास्ट पेस पे उन्होंने जो है एस इंक्रीज़ किया। तो फिर उसके बाद बात करेंगे हम बाजार स्टाइल का और डिस्कशन करें तो अगर हम इनका अपैरल और जनरल मर्चेंडाइज का मिक्स देखेंगे तो उसके अंदर भी अपैरल्स के अंदर अगर आप ग्रोथ देखोगे तो भाई 47% ईयर ऑन ईयर की जो ग्रोथ देखने मिली है H1 24-25 अगर हम देखें तो। और साइक्लिकलिटी हर रिटेल कंपनी के अंदर है, ट्रेंड के अंदर भी है, बाजार स्टाइल के अंदर भी है, और वी2 रिटेल के अंदर भी है। अब ये सारी जो रिटेल कंपनीज़ है ना, ये वैल्यू रिटेल कंपनीज़ है। अब वैल्यू रिटेल कंपनीज़ के अंदर क्या होता है कि आप जो है सस्ते प्रोडक्ट्स बेचते हो, सस्ते क्लोथ्स वगैरह बेचते हो, आप प्रीमियमाइजेशन पे फोकस नहीं करते हो, आप जो है वैल्यू प्रोडक्ट्स बेचने पे फोकस करते हो। अब वैल्यू रिटेल कंपनी के अंदर अब जितनी भी कंपनीज मैंने रिटेल की रीड करी, सबके अंदर एक चीज़ हो रही है कि भाई वैल्यू रिटेल के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है। वैल्यू रिटेल कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, सेल्स ग्रोथ सबसे ज़्यादा वैल्यू रिटेल कंपनीज के अंदर ही है। और आपका अगर आप प्रीमियम, अब पहले ट्रेंड चल रहा था ना कि भाई प्रीमियमाइजेशन होगा, शॉपर स्टॉप तो कितने टाइम से अपने प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड पे फोकस कर रहा है, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेगेटिव सेल्स ग्रोथ दे रहा है, नेगेटिव पैड ग्रोथ दे रहा है, 1-2% की म्यूटेड ग्रोथ आ रही है, 10% की म्यूटेड ग्रोथ आ रही है। और उस हिसाब से कहा आप 10% को कंपेयर करोगे, आपकी रिटेल इंडस्ट्री 10% कैगर पे ग्रो हो रही है और आप ग्रोथ 10% का नहीं ला पा रहे हो, तो आपकी कंपनी पे शर्म आनी चाहिए आपको। प्रीमियमाइजेशन वही चीज़ है कि अभी वैल्यू रिटेल जो है, वैल्यू कंपनी जो है जो कि वैल्यू प्राइस पे प्रोडक्ट्स दे रही है, वही किंग हो चुकी है। अगर आप देखोगे ट्रेंड के केस में, इनफैक्ट आदित्य बिरला फैशन की, जिसके हम आगे बात करेंगे, इसके बाद ही बात करेंगे, उसका भी डिस्कशन करेंगे, तो उसके केस में भी यही हो रहा है, उनके मैनेजमेंट ने भी यही बात पे जो है वो फोकस किया है। अब स्टाइल बाजार जो है अपने प्राइवेट लेबल्स का जो शेयर है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जा रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज अगर आप देखोगे तो कंपनी को जो है वो अभी देखने नहीं मिल रहा है, आगे जाकर देखने मिल सकता है। Q3 के नंबर्स एक्सपेक्टेड है, क्योंकि साइक्लिकलिटी रहेगा भाई ये वैल्यू रिटेल कंपनीज के अंदर। Q1 और Q3 के अंदर सबसे ज़्यादा सेल्स होता है, Q2 और Q4 जो है वो थोड़े सबड्यूड टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद बात करें तो कॉस्ट जो है वो सेकेंड हाफ के अंदर डिक्रीज हो सकता है, जो कि एक और पॉजिटिव बात है, जिसकी वजह से हमें पैट मार्जिन जो है उसके अंदर इंक्रीज देखने मिलेगा। और फिर कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है वो 25% का जो है वो गाइडेंस देकर रखा है ऑन एवरेज। फिर इसके बाद हम जो है वी2 रिटेल डिस्कस कर लिया, ट्रेंड डिस्कस कर लिया, इसके बाद जो है हम दो कंपनीज डिस्कस करेंगे, एक है आदित्य बिरला फैशन और दूसरी है वी मार्ट। और फिर उसके बाद जो है हम नॉर्मल डिस्कशन जो है बाकी कंपनीज के ऊपर कैरी करेंगे। आदित्य बिरला फैशन की बात करते हैं। अब आदित्य बिरला के फैशन के अंदर जो है सेल्स ग्रोथ जो है इतनी फास्ट हो नहीं रही है। कंपनी जो है अभी, कंपनी अगर आप आदित्य बिरला को देखोगे तो भाई अभी भी लॉसेज जो है वो रिपोर्ट कर रही है, अगर आप देखोगे तो फैशन और रिटेल के केस में। और सेल्स ग्रोथ भाई अच्छी नहीं है, 7-8% के आसपास है। अगर आप देखोगे तो भाई रिटेल इंडस्ट्री के अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा है, लोगों की स्पेंडिंग भी इंक्रीज़ होते जा रही है। और इसके साथ साथ इंडियन अपैरल मार्केट भी जो है वो 9% के रेट पे ग्रो करेगा 24-29 के बीच में। बट अगर आप आदित्य बिरला को देखोगे तो भाई ग्रोथ अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अगर आप देखोगे इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर हम ईयर ऑन ईयर इन्होंने कितने सेल्स ग्रोथ कितनी थी, तो 12.94 के आसपास जो है सेल्स ग्रोथ थी, टोटल पुअर सेल्स ग्रोथ थी, बहुत बकवास नंबर है। और पैट जो है अभी भी नेगेटिव है। आदित्य बिरला के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, अभी एक क्वार्टर में नेगेटिव नहीं है, ऐसा नहीं है एक क्वार्टर में नेगेटिव है, हर एक क्वार्टर में नेगेटिव है। और इनका जो डेप्रिसिएशन है, अभी इन्होंने कुछ ब्रांड्स के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो उसकी वजह से इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है वो एकदम से इंक्रीज़ हो चुका है। अब आदित्य बिरला फैशन के पास भी वही आपके प्रीमियम ब्रांड्स वगैरह भी जो है वो आदित्य बिरला फैशन के पास अवेलेबल है। अगर आप देखोगे तो अभी जो है ये डीमर्जर के थ्रू जाने वाला है। ये जो है अपनी कंपनी जो है वो दो एंटिटीज़ के अंदर डीमर्ज करेगा। पहली जो है आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स होगी और दूसरी जो है वो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ब्रांड्स होगी। अगर आप ब्रांड्स पे फोकस करोगे तो लाइफस्टाइल ब्रांड्स पे इन्होंने जो है अपने लेगेसी ब्रांड्स को डालकर रखा है। और अगर आप देखोगे फैशन और रिटेल के अंदर, तो ये जो है मुझे पर्सनली लगता है कि ये वाली जो कंपनी है वो बेटर परफॉर्म करेगी, क्योंकि ये जो है वो दोनों को स्विच कर रहे हैं। अब दोनों को डीमर्ज करेंगे तो फ़ायदा एक है कि भाई ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी कंपनी की,
और ट्रांसपेरेंसी, अगर आप सेगमेंट वाइज डेटा वगैरह रिपोर्ट कर रहे हो तो आपको समझेगा भी ना कि कौन से सेगमेंट से कितनी ग्रोथ आ रही है। पैंटालून से अभी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है, 5, 6, 10, 7% के आसपास ही ग्रोथ देखने मिली है हमें। और स्टाइलअप जो है ये भी इनका वैल्यू रिटेल ब्रांड है। पैंटालून्स थोड़ा रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू जा रहा है, जिसकी वजह से हमें पैंटालून्स के अंदर और मतलब आगे जाकर पैंटालून बेटर परफॉर्म कर सकता है। फिर इसके बाद इनका ट्रेडिशनल वेयर वाला जो सेगमेंट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लग्जरी और सुपर प्रीमियम ब्रांड्स की बात करें तो लग्जरी, और अब इन्होंने क्या कर रखा है, फैशन और रिटेल के अंदर इन्होंने लग्जरी ब्रांड्स भी डाल कर रखे हैं, जहाँ इन्हें जो है वो अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ देखने मिल रही है। तो यहाँ पे इसलिए मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि भैया फैशन और रिटेल वाला जो सेगमेंट है ना, वो डीमर्जर होने के बाद बेटर चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सेल्स ग्रोथ अच्छी आएगी। क्योंकि इनके ट्रेडिशनल के अंदर अगर आप देखोगे तो 100% के आसपास सेल्स ग्रोथ है, और आपका वैल्यू रिटेल के अंदर भी कंपनी जो है अच्छे खासे सेल्स के नंबर जो है वो रिपोर्ट कर रही है। तो ये चीज़ें जो है वो डीमर्जर के बाद जो है शायद इसके लिए चीज़ें जो है वो बेटर हो जाए। अब वैसे भी आपकी कंपनी जब कॉन्ग्लोमेरेट होती है तो आपकी कंपनी को कॉन्ग्लोमेरेट डिस्काउंट भी मिलता है, और डीमर्जर होने के बाद दोनों कंपनी को अपने अपने हिसाब से जो है वो वैल्यूएशंस वगैरह जो है वो मिलेंगे। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत स्ट्रेस किया है कुछ चीज़ों पे कि भाई कंजम्पशन जो है वो ना वो एकदम स्लगिश हो चुका है। भाई मैं एग्री नहीं करूँगा, V2 और ट्रेंड जैसी जो कंपनीज़ है वो इतना अच्छा सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। FMCG कंपनीज बोलती है कि भाई रूरल इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ नहीं है। चलो माना, कंपनी के V2 के कॉन कॉल के अंदर मैंने पढ़ा, और इनफैक्ट आपके बाजार स्टाइल के कॉन कॉल के अंदर भी मैंने देखा, कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि भाई आपकी जो FMCG कंपनीज है वो जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन रूरल इकोनॉमी के अंदर अब इनके जो मैक्सिमम स्टोर्स है T2 और T3 सिटीज़ के अंदर है, तो वहाँ पे जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रही है ना। तो आपकी ये कंपनी कौन सी होती है भाई, आदित्य बिरला जैसी कंपनीज जो बोलेगी कि भाई मार्केट इस लगी है इसलिए हम सेल्स ग्रोथ नहीं ला पा रहे। तो ये आप देखोगे, अगर आप चीज़ें पूरे PS को एनालाइज करोगे, P2P एनालाइज करोगे, तो आपको समझेगा कि भाई कौन से कंपनी के अंदर फ्लॉ है, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी का मैनेजमेंट जो है अपने कॉन कॉल के अंदर चीज़ें बोलते जाएगा, लेकिन अगर आप PS को ट्रैक करते हो तो आप जो है डॉट्स वगैरह ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर पाओगे, और फिर जो है आपको पूरा कंप्लीट सिनेरियो समझ जाएगा। अभी के केस में भाई कंजम्पशन सगिश है, मुझे नहीं लगता, मैं एग्री नहीं करता हूँ। फुटफॉल जो है वो रिड्यूस होते जा रही है, अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है। V2 का फुटफॉल देखो इंक्रीज होते जा रहा है, बाजार स्टाइल का 50% पे पड़ा है। अब बहुत लोग आके बोलेंगे कि भाई ये तो छोटी छोटी कंपनीज है, इनका सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादा है क्योंकि इनका बेस छोटा है, इनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। मार्केट डजेंट केयर अबाउट योर साइज, इट केयर्स अबाउट योर ग्रोथ। ग्रोथ से फ़र्क पड़ता है, आपकी कंपनी कितना फास्ट ग्रो करती है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप देखोगे तो ट्रेंड कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, ट्रेंड का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखो 60% के आसपास, 70% के कैगर पे इंक्रीज हो रहा है, तो उस हिसाब से आप कहाँ साइज़ की बात कर रहे हो। ट्रेंड जो है नॉर्मल इतनी छोटी कंपनी, मतलब डिसेंट कंपनी थी, 40-50,000 करोड़ की कंपनी थी, और आज जाकर 2,50,000 30,000 करोड़ की कंपनी हो गई है। ग्रीन शूट देखने मिल रहे हैं वैल्यू रिटेल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वैल्यू रिटेल इज़ द किंग। और आदित्य बिरला का मैनेजमेंट भी जो है वैल्यू रिटेल के बारे में बात कर रहा है और बोल रहा है कि भाई वैल्यू रिटेल के अंदर हमें जो है वो ग्रीन शूट देखने मिल रही है। और फिर पैंटालून्स की बात करें तो पैंटालून्स अच्छा नहीं कर रहा है, एथनिक वेयर बहुत अच्छा कर रहा है। इनका TMRW वाला जो सेगमेंट है उसके रेवेन्यूज़ तो अपने जो है वो डबल कर दिए। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने एथनिक और TMRW के अंदर इन्वेस्ट किया था, इसलिए जो है इनका पैट वगैरह जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो हो चुका है। LP वैन हुसैन वगैरह जो ये सब ब्रांड्स है, फॉरएवर 21, रिबॉक वगैरह, ये सारे जो ब्रांड्स है ये आदित्य बिरला फैशन के अंदर आते हैं। अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे तो ये सारे ब्रांड्स है टोटल अभी इनके अंदर आते हैं, बट अब कंपनी जो है वो 2 सेपरेट एंटिटीज़ के अंदर जो है वो डीमर्ज हो जाएगी। तो ये एक चीज़ है। फिर इसके बाद हमें जो है वो मार्केट सिनेरियो वगैरह भी देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी कंपनी में किस तरीके से डिमांड आती है, वो तो हमें डीमर्ज होने के बाद ट्रैक करने के बाद ही समझेगा। मैं ऐसे सीधा बोल नहीं सकता हूँ कि भाई ये सेगमेंट बेटर परफॉर्म करेगा, वो सेगमेंट बेटर परफॉर्म करेगा। कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कॉल कॉल के अंदर बोला है कि ये जो लेगेसी ब्रांड्स है ना ये उनका परफॉर्म करते रहेंगे, और अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिल सकती है फैशन और रिटेल वाले सेगमेंट के अंदर, वैल्यू रिटेल वाले सेगमेंट के अंदर। मतलब आदित्य बिरला फैशन भी जो है इतना बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट होकर वैल्यू रिटेल के ऊपर फोकस कर रहा है, क्योंकि ग्रोथ वहाँ ही है फिलहाल तो। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो डीमर्जर की वजह से अगर आप देखोगे तो ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी कंपनी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। चलो आदित्य बिरला के बारे में बात कर लिया, शॉपर स्टॉप के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। शॉपर स्टॉप का अगर आप देखोगे तो भाई कहाँ से कहाँ चले गया ये स्टॉक। अब ये मार्केट ऐसा है कि भाई यहाँ पे जो है आपको अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ की कंपनीज रखनी पड़ेगी। शॉपर स्टॉप जो कि प्रीमियमाइजेशन पे फोकस कर रहा है, हर क्वार्टर में अगर आप इसकी सेल्स देखोगे तो भाई क्या ग्रोथ है आपकी, 7%, 6% के आसपास, 13% के आसपास। ईयर ऑन ईयर अगर हम शॉपर स्टॉप की सेल्स देखें तो भाई 7% पे जा चुकी है सेल्स। इसके पहले तो डिग्रो हो रही थी सेल्स 2021, चलो ठीक है वो तो कोविड था ऑब्वियसली। 2022 के अंदर बहुत बड़ा जंप मिला 2021 से, तो एक्सपेक्टेड था। और 2023 के अंदर भी जंप मिल रहा है, बट स्टॉक प्राइस जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी जो है अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे अगर आप देखोगे भाई
तो उसके अंदर भी जो है फॉल देखने मिला है। प्रॉफिट ग्रोथ इतना अच्छा है नहीं, सेल्स ग्रोथ मतलब जिस टाइप का पी दे रहे हो आप इस स्टॉक को 345 का, वैसे तो ये स्टॉक के अंदर नेगेटिव पी एक्सपेंशन हुआ है। नेगेटिव पी एक्सपेंशन आपका किसी भी स्टॉक के अंदर कब होता है भाई, कि जब आपकी जो स्टॉक की अर्निंग्स है वो डिक्रीज होते जा रही है और आपका पी जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टॉक के अंदर जो है वो नेगेटिव पी एक्सपेंशन भी हुआ है। अगर आप ये चीज़ नोटिस करोगे यहाँ तो नेगेटिव पी एक्सपेंशन हुआ है। ये जो है प्राइस इंक्रीज होने की वजह से नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो प्राइस इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, प्राइस इंक्रीज जो है वो डिसेंट था। बट अगर आप देखोगे तो पी एकदम एक्सपांड हो चुका है क्योंकि अर्निंग्स फॉल हो रही थी। तो ये नेगेटिव पी एक्सपेंशन हर कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। पी एक्सपेंशन अच्छी चीज़ होती है, बट ऐसा नहीं है कि भाई नेगेटिवली आपका पी एक्सपांड हो जाए। शॉपर स्टॉप भी अपने केस में भी वही वो प्रीमियमाइजेशन वगैरह पे बोल रहा था, फोकस कर रहा था, बट भाई ग्रोथ हमें देखने नहीं मिल रही है प्रीमियमाइजेशन पे। अभी भी ये अभी भी फोकस कर रहा है, ये स्टोर्स खोलूंगा, वो स्टोर्स खोलूंगा, प्रीमियम स्टोर्स खोल रहे। देखो मैं मानता हूँ कि इंडिया के अंदर अभी जो है प्रीमियमाइजेशन के अंदर ग्रोथ है, बट अब मैक्सिमम एफएमसीजी कंपनीज भी वही प्रीमियमाइजेशन के ऊपर फोकस कर रही है। एफएमसीजी के अंदर भी मैक्सिमम अगर आप ब्रिटानिया देखोगे, नेस्ले देखोगे, तो ये सब कंपनीज भी प्रीमियमाइजेशन के ऊपर फोकस कर रही है। बट अगर आप देखोगे तो अभी जो है करंटली मार्केट सिनेरियो के हिसाब से देखें तो डिमांड वगैरह स्लगिश है प्रीमियमाइजेशन, प्रीमियम सेगमेंट्स के अंदर, क्योंकि लोग जो है स्पेंड इतना नहीं कर रहे डेटा के हिसाब से। तो और अभी जो है अगर आप देखोगे तो भाई वैल्यू रिटेल जो है वो सारी सेगमेंट जो है वो कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसलिए प्रीमियम सेगमेंट से जो है ग्रोथ नहीं आ रही है। अब हमें पता नहीं ना, कल को आगे जाकर इकोनॉमी जो है और बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, प्रीमियम सेगमेंट जो है ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। इकोनॉमी अगर बेटर परफॉर्म करेगी तो आगे जाकर हो सकता है कि शॉपर स्टॉप जो है वो ग्रोथ दिखाने लग जाए। अभी फिलहाल तो कंपनी जो है अपने स्टोर्स वगैरह ओपन करने में फोकस कर रही है। इसके साथ साथ इनका ब्यूटी वाला सेगमेंट जो है अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है ब्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखोगे तो। और फिर बाकी सेगमेंट भी डिसेंट ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। शॉपर स्टॉप भी अपने प्राइवेट लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। जितना ज़्यादा आपका प्राइवेट लेवल होगा ना, उतना ज़्यादा आपका मार्जिन्स वगैरह इंक्रीज़ होते जाएगा और उतना ज़्यादा आपका पैट मार्जिन्स वगैरह भी कंपनी के अंदर इंक्रीज़ होगा। ऑपरेटिंग मार्जिन्स तो इंक्रीज़ होगा ही इसके वजह से। तो वो भी अपने प्राइवेट लेवल पे इंक्रीज़ कर रहे हैं। इन्होंने इंट्यून ब्रांड नाम का एक शॉपर स्टॉप का ब्रांड खोला था, जिसके भी वो स्टोर्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। प्रीमियम ब्रांड्स है जो कि शॉपर स्टॉप के अंदर होते हैं, उसके अंदर भी जो है हमें इंक्रीज देखने मिल रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला था कि हम प्रीमियम ब्रांड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उससे ही जो है मैक्सिमम ग्रोथ आने वाली है। अभी ये लोग जो है टारगेट कर रखा है कि अगले 6 महीनों के अंदर इन्हें जो है 60 to 65 स्टोर्स ओपन करने। और ये जो है एक और नया प्राइवेट लेवल ब्यूटी ब्रांड लेकर आ रहे हैं जॉयलॉजी का। ब्यूटी और फ्रेग्रेंस के अंदर ही मैक्सिमम ग्रोथ है। और अगर हम देखें तो इनका जो एबिटा मार्जिन है वो मिड सिंगल डिजिट्स पे रहेगा और आगे जाकर जो है FY26 तक जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। अब इसके बाद एक और कंपनी की बात कर लेते हैं। चलो आज ख़त्म ही कर देते हैं भाई, रिटेल कंपनीज सारी एक साथ सारी डिस्कस कर लेंगे। वी मार्ट की बात करते तो भाई वी मार्ट भी आपकी जिस तरीके से V2 है, जिस तरीके से आपकी अगर आप देखोगे तो वो क्या नाम था उसका, स्टाइल बाजार, जिस तरीके से आपका ट्रेंड है उसी तरीके से आपकी जो है वी मार्ट कंपनी है अपैरल्स के अंदर जो है, अपैरल्स के सेगमेंट के अंदर ही है ये कंपनी। वी मार्ट के अंदर डिसेंट ग्रोथ है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिल रही है। वैल्यू रिटेल कंपनी होते हुए भी वी मार्ट के अंदर हमें ग्रोथ देखने नहीं मिल रही है। ये चीज़ जो है हमें हाईलाइट करनी चाहिए। अब कंपनी का मैनेजमेंट जो है, जहाँ आप V2 का मैनेजमेंट देखोगे एकदम ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, अब स्टाइल बाजार का देखोगे मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन वी मार्ट के केस में मैनेजमेंट जो है वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, मैनेजमेंट जो है वो कॉशियस है। ये लोग जो है अपनी सेल्स ग्रोथ वगैरह की बात नहीं कर रहे, अपना कस्टमर एक्सपीरियंस ठीक करने की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स की जो बात है वी मार्ट के केस में हो नहीं रही है। कॉनकॉल के अंदर ये ट्रेंड चल रहा है और मुझे ऐसे पर्सनली लगा कि भाई ये हाईलाइट कर देना चाहिए। अभी तो ठीक है, चलो आगे जाकर वी मार्ट जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकता है। अभी के नंबर्स अगर आप ग्रोथ के देखोगे तो भाई 20% ईयर ऑन ईयर देखने मिला। वी मार्ट का सेल्स SSG अगर आप देखोगे तो वो एक डिसेंट है, 15% के आसपास है। 467 स्टोर से इनके अनलिमिटेड जो ब्रांड है ना बड़ा वाला, वो भी वी मार्ट का ही है अगर आप देखोगे तो। और फुटफॉल्स इनके 54% के आसपास जो है वो इंक्रीज़ हुए। गाइडेंस कंपनी के मैनेजमेंट ने देकर रखा है कि हम जो है हमारे कुछ 55 to 60 स्टोर्स के आसपास जो है वो ओपन करेंगे ये साल। और अगर आप देखोगे तो इनका अनलिमिटेड ब्रांड जो है उसके अंदर करंटली चैलेंजेस फेस करने देखने मिल रहे हैं हमें। बाकी तो वी मार्ट वगैरह के बारे में इतना ही था। फिर अगर हम बाकी मतलब आपके बड़े बड़े जाइंट्स को कंपेयर करें तो एवेन्यू की बात कर लेते। तो भाई एवेन्यू आज के डेट पे ट्रेंड जो है कुछ टाइम में अगर ट्रेंड की सेल्स खुद फिर से आ गई तो ट्रेंड जो है एवेन्यू से भी बड़ी कंपनी बन जाएगी। अगर हम एवेन्यू की बात करें तो पहले एवेन्यू बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा था, डीमार्ट बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा था, बट अब पेस ऑफ ग्रोथ जो है ना डीमार्ट की वो स्लो डाउन होने लगी है। इसलिए आप 3 साल का डीमार्ट का स्टॉक रिटर्न देखो, -9%। कोविड में जब सब कंपनीज खराब परफॉर्म कर रही थी, डीमार्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली अपनी सेल्स वगैरह इंक्रीज करते जा रहा था।
24%, 2022 में 28%, अगर आप देखोगे तो। बट वहाँ अगर आप दूसरी कंपनीज देखोगे तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, और आज के डेट पे उल्टा है, एवेन्यू जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्योंकि एवेन्यू की अगर आप ग्रोथ देखोगे तो वो डीमार्ट की जो ग्रोथ देखोगे उसके अंदर स्लो डाउन देखने मिला है। पहले क्या होता था कि डीमार्ट जो है वो 20 to 30% के बीच में ग्रो करता था, अभी ग्रोथ रेट एकदम स्लो डाउन होकर 20% से भी नीचे जाकर, 15% से भी नीचे जाकर 14% पे आ चुकी है। तो ये ग्रोथ रेट का स्लो डाउन देखने मिल रहा है, इसलिए अगर आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस के अंदर इतना बड़ा ड्रास्टिक फॉल देखने मिल रहा है आपको। क्योंकि भाई स्टॉक के अंदर एक बार ग्रोथ रेट चले गई, अर्निंग्स ग्रोथ चले गई, तो भाई कुछ नहीं होना है। डीमार्ट का बिजनेस मॉडल तो भाई सबको ही पता होता है। डीमार्ट आपका स्टोर्स वगैरह है, डीमार्ट्स के हर जगह मैक्सिमम स्टोर्स, ये अपने स्टोर्स वगैरह ओपन करने पे भी फोकस कर रहा है, अपनी क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। और ये जो है डीमार्ट का स्प्लिट है बिटवीन फूड, नॉन फूड और जनरल मर्चेंडाइज वाला। तो डीमार्ट के केस में वही है कि भाई अगर हम ये रिटेल कंपनीज़ का अगर पूरा समराइज़ करें तो इतना सारा हमने जो है रिटेल कंपनीज डिस्कस किया, तो बात वही है कि अर्निंग्स ग्रोथ चेक करो, कौन सी कंपनीज़ के अंदर अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। मार्केट फिलहाल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो कंपनीज़ की अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है उन्हें भी पनिशमेंट मिल रही है, और जो कंपनीज़ की अच्छी आ रही है जैसे कि V2 और बाजार स्टाइल जैसे की बात करें, ट्रेंड की बात करें, तो उन्हें जो है उन्हें भी पनिशमेंट मिल रही है, क्योंकि मल्टीपल्स एकदम एलिवेट हो चुके हैं। तो देखोगे भाई एकदम अगर आप बोलोगे कि भाई हाई ग्रोथ वाला बिजनेस है और कोई भी वैल्यूएशन पे एंटर कर लोगे तो ये जो है वो दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि मोमेंटम को फॉलो मत करो। गार्डन रीच के केस में मेरे साथ ये हुआ था, अब गार्डन रीच का नाम याद आ गया तो मैंने बोल दिया कि भाई गार्डन रीच के केस में यही चीज़ होने लगी है। डिफेंस स्टॉक के अंदर एकदम से मोमेंटम आ गया था, और भले ही आज के डेट पे गार्डन रीच के अंदर ग्रोथ देखने मिल रही है हमें, लेकिन वैल्यूएशंस इसकी कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रही है। और अगर आप देखोगे तो स्टॉक का प्राइस भी उस तरीके से हमें जो है वो गार्डन रीच के अंदर फॉल देखने मिल रहा है। रिटेल इंडस्ट्री के अंदर भी भाई ग्रोथ है, कंपनीज ग्रो कर रही है, लेकिन आपको मैंने सेगमेंट करके दे दिया कि भाई कौन सी कंपनीज ग्रो कर रही है। आदित्य बिरला जैसी कंपनीज बोलती है कि भाई डिमांड नहीं है, और वहाँ अगर आप आपके बड़े बड़े जायंट्स देखोगे ट्रेंड जैसे, वो अपनी सेल्स ग्रोथ 40% पे इंक्रीज कर रहे हैं, V2 अपना सेल्स ग्रोथ 65 पे, बाजार स्टाइल वही 64-65। तो ये सब होने पे आपके जायंट, आपकी जो आदित्य बिरला जैसी कंपनीज है वो कैसे बोल सकती है कि भाई डिमांड ही नहीं है। तो ये सारे जो डॉट्स होते हैं ये आपको कनेक्ट करने होते हैं, ये डॉट्स जो होता है वो कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है पूरा डिमांड के सिनेरियो में समझने के लिए। तो रिटेल कंपनीज़ के बारे में हमने जो है प्रॉपर डिस्कशन कर लिया। मेनली फोकस अपना यही था कि अपैरल बेस पे डिस्कशन करें और आपका जनरल मर्चेंडाइज वगैरह जो सेल करते हैं उनके ऊपर ही जो है ये डिस्कशन रखें। ये स्पेस इतना ही था। एक और स्पेस लाऊंगा रिटेल कंपनी का, जिस पे हम जो है बाकी दूसरे मॉडल जो है दूसरे रिटेल कंपनीज़ के, उनके ऊपर प्रॉपर इसी तरीके का डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई आप जो है वो जेन्युइन लर्नर हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको और कोई Q2 कंपनी के अपडेट चाहिए रहेगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर उस कंपनी का नाम लिख देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।